बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स के, जो बोर्ड ने दिया था फरवरी के एंड में। इस साल कोविड-19 की वजह से आपका कोर्स भी रिड्यूस हुआ और एक मॉडल पेपर दिया गया जिसमें कहा गया कि हमारे 42 एमसीक्यूज़ आएंगे और सेक्शन बी में हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 9 में से। और 9 में से जब करेंगे तो उसमें एक 5 नंबर का होगा, 25 के होगा, 42 प्लस 25 67। बाकी हमारे पास सेक्शन सी होगा 18 मार्क्स का, उसके अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर एक के 3 पार्ट होंगे। ठीक है जी। तो अब हम ये है इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास बोर्ड का पेपर आया है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्ड ने क्या पेपर दिया है हमें। ठीक है जी। तो हमारे पास जो मॉडल पेपर आया उसमें एक आया है, मॉडल पेपर में ये कहा जाता है हमें कि आपके पास फिज़िक्स के द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 42 मार्क्स पार्ट क्वेश्चंस हैं और आपको तमाम करने होंगे, आर टू बी आंसर्ड। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और हर एक के कितने मार्क्स हैं आपके पास? हर एक के मार्क्स हैं 1। ठीक है जी। हर एक के मार्क्स आपके पास होगा 1। दूसरी बात आपके पास ये कह रहा है, डू नॉट कॉपी द पार्ट क्वेश्चन इन योर आंसर बुक। आपको ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर का नंबर डाल दें कि 1 का बी 1 का सी, ऐसा नहीं। राइट ओनली द आंसर इन फुल अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स पार्ट्स। अगर आपका पहले का है, फर्स्ट करें बॉयज़ लॉ, तो आपने 1 लिखा, उसके आगे बॉयज़ लॉ लिखना है, ए बी सी कुछ नहीं लिखना, वरना चेक नहीं होगा। ठीक है जी। द कोड ऑफ योर पेपर, हर पेपर के 5 कोड बनते हैं। फिजिक्स का एक ही एमसीक्यूज होते हैं, उनको रोटेट कर दिया जाता है, हर एक के पास मुख्तलिफ कोड के पेपर आते हैं। तो बोल्ड में आपने टॉप पे लिख देना है। पहला आपने पेज भर दिया, उसके बाद जो उसको टर्न करेंगे पहले पेज के बाद, जो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ऊपर लिख देंगे कोड अपना कि ये कोड है। फिर आप 1 से लेके 42 तक रोमन में लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 एक एक लाइन छोड़ के, और हर एक का राइट ऑप्शन लिखते रहिएगा। और अगर कोई नहीं आता तो आप एक काम कीजिएगा, आपके पास ये 2 घंटे एमसीक्यूज पेपर रहेगा, सेक्शन बी और सी करने के बाद आप इस पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये देना है 20 मिनट। अच्छा, द यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल नोटेशंस आर यूज्ड इन देयर यूजुअल मीनिंग, यानी तमाम नोटेशंस के मीनिंग जो है वही यूजुअल है। जैसे पी के लिए प्रेशर के लिए होता है, वी वेलोसिटी भी होता है, वी वॉल्यूम भी होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको पता होता है। अच्छा जी, ये हमें सारी चीज़ें पता होंगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हमारे पास पहला लिखा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है ना। अप्रोप्रिएट आंसर कह रहा है, अप्रोप्रिएट आंसर यानी कि 2 में से जो बेहतर है, 4 में से जो बेहतर है वो लिखें। हो सकता है आपके भाई दूसरा भी है और पहला भी है, लेकिन जो हमारे पास अप्रोप्रिएट है वो लिखना है। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। हमारे पास ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना। वोल्टेज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज, ये बात हमारे पास होती है। अब ये कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, अब एक इसमें ये भी देखें कि आई वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, जो कि रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ जा रहा है कि करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है कांस्टेंट। अच्छा, करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टेंस के बराबर होता है, नहीं 1 अपॉन आर के। ठीक है, ये भी हो सकती है। इसकी दूसरी बात कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, वी अपॉन आई बराबर है आर के, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है, सही है, ये भी सही है। तीसरी बात, करंट बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाई वी, ये नहीं होता। तो हमारा ये आंसर नहीं, ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, तो राइट ऑप्शन यही है। अच्छा, दूसरे में कह रहे हैं द रेजिस्टर्स 2 ohms 3 ohms एंड 4 ohms आर कनेक्टेड सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 9 ohms। अच्छा, 2 और 3 को जमा करते हैं 5 होता है, 5 और 4 को जमा करते हैं 9 होता है। तो ये हमारे पास तीनों को अगर जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब है 9 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है तीनों सीरीज़ में ही कनेक्ट है, जब भी 9 आ रहा है। ठीक है ना। अब आपके पास इसमें ऑप्शंस देते हैं, कह रहे हैं कि तमाम सीरीज़ में, आपको पता लग गया तमाम सीरीज़ में। ठीक है, पैरेलल में नहीं हो सकते। पैरेलल में आपकी निशानी ये होती है कि आंसर पूरे कम्बिनेशंस के सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तीसरा दे रहा है 2 ohms और 3 ohms पैरेलल में है। अब आपको ये सारी बातों में कोई मायने नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको आंसर मिल गया, क्योंकि तमाम आपके पास सीरीज़ में लगी हुई है। आपने कहा कि ऑल आर इन सीरीज़, ठीक है, ये ऑल आर इन सीरीज़ हो गया।
इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर की रेंज अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? शंट रेजिस्टेंस देखिए ज़ीरो तो नहीं हो सकती। शंट रेजिस्टेंस हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, ज़ीरो नहीं करनी, इसको स्मॉल करना है, कांस्टेंट भी नहीं रखना, ठीक है ना। इसको कम करना होता है तो डिक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ा नहीं सकते, तो राइट ऑप्शन इज़ डिक्रीज़। दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास डिक्रीज़। द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन आपको पता है कि क्या होता है चैप्टर नंबर 19 में। एक हमारे पास जब स्टार्ट होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और 3 न्यूट्रॉन जाके 3 एटम से दोबारा मिलते हैं, फिर दोबारा, तो वो हमारा जो मास कहलाता है हमारे पास यूरेनियम को, उस मास को एटॉमिक मास नहीं, उस मास को हम पता है कि क्रिटिकल मास कहा जाता है। क्रिटिकल मास एक ऐसा मास होता है यूरेनियम से जिस पे हम सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन शुरू करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं हमारे पास तीसरा जब एमसीक्यूज आता है, तीसरा एमसीक्यूज में ये कह रहा है द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। देखें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो बल्ब भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे हम ये कह रहे हैं कि कौन से इफेक्ट पे बेस करता है, सिर्फ मैग्नेटिक पर नहीं करता, सिर्फ केमिकल पे नहीं कर रहा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस कर रहा होता है। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास जो पाँचवें का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है। अच्छा, अब ये कहते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू आर सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी। एमीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास जो सर्किट में की रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं उससे कम होनी चाहिए, और बहुत कम होनी चाहिए। स्लाइटली लार्ज तो हो ही नहीं सकता ना, नैदर टू स्मॉल और नॉट टू लार्ज, ये भी नहीं हो सकता। वेरी लार्ज कंपेयर टू द सर्किट, ये भी नहीं। वेरी स्मॉल होती है, छोटी होती है तो, लेकिन काफ़ी छोटी होती है। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन अ सिग्नल मीन्स, बहुत से लोग कह रहे हैं एमसीक्यूज गलत, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक सिग्नल होता है जो हमारा वॉइस सिग्नल होता है, उसको हम भेजते हैं बहुत दूर दराज मुकामात पे। जैसे यहाँ से मुझे मोबाइल में बात करते हुए अमेरिका अपनी बात भेजनी है, वैसे मैं नहीं भेज सकता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक रेडियो सिग्नल जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ उसको कंबाइन करते हैं अपने वॉइस सिग्नल को और अमेरिका भेजते हैं। अब हमारा जो क्या कहते हैं हम इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं, लेके जाने वाली, उसके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिग्नल वेव्स। यानी मॉड्यूलेट करना कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो द इंक्रीज इन द वर्टिकल विड्थ तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है सिग्नल की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम हो जाता है। सो राइट ऑप्शन इज डिक्रीज। ना इसमें सिग्नल की वर्टिकल लेंथ में कुछ होता है, ना इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ में कुछ होता है, ना आपके पास ऑल ऑफ देम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसके कितने टर्मिनल होते हैं, एक होता है इमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 हमारे डायोड के होते हैं। गीगर मिलर काउंटर, गीगर काउंटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट, किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, मास को नहीं डिटेक्ट करता, मोमेंटम को नहीं करता, चार्ज को नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस, ठीक है ना। अब विल्सन क्लाउड चैम्बर, एक विल्सन क्लाउड चैम्बर में हमारे पास सुपर हीटेड नहीं होते, वेपर्स तो होते हैं लेकिन वो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर। ये हमारे 10 एमसीक्यूज एक साथ हो जाते हैं। अब हम आते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, द ग्राफ बिटवीन वी एंड 1/p। वी और पी की बात अगर हम करते हैं तो बॉयज़ लॉ बनता है। वी और पी की अगर हम बात करते हैं तो बॉयज़ लॉ बनता है, और बॉयज़ लॉ में आप ये देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है, ये पी हो जाता है, ये वी हो जाता है। जब पी और वी का ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास पी और वी का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है इस तरह से, ठीक है जी, ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1/p और v का ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास v और 1/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन होगा इसका ऑप्शन हमारे पास हो गया 11वें एमसीक्यूज का, स्ट्रेट लाइन। अब हम आते हैं 12वें एमसीक्यूज में, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट आर मेड इज कॉल्ड। हमें मेजरमेंट को डिफाइन करना होता है एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के जरिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमसे हम करते हैं चैप्टर नंबर 17 में। अब ये इनर्शियल भी हो सकता है लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई से। असल आंसर हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से ही हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस में से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं वो किस तरह से इमिट करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस की, तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं
और अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसकी एनर्जी वेलोसिटी बढ़ाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाती है, मोमेंटम भी बढ़ाती है। तमाम रेस्ट में नहीं हो सकते, ठीक है। सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, ना ही सेम मोमेंटम हो सकता है। इनकी स्पीड वेरी कर रही होती है 0 से एक सर्टेन वैल्यू तक मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास आता है व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप, MCQ नंबर 14। व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप a very high photon, it loses its identity and disintegrates into an electron and positron। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में जिस ब्रेक हो जाता है एक फोटोन, क्या होता है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस में इसकी एनर्जी शेयर होती है। प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, पेयर प्रोडक्शन। एनाइलेशन ऑफ मैटर इसका अलग प्रोसेस होता है। एक्सरे प्रोडक्शन भी एक अलग चीज़ होती है। एक्सरेज में हमारे पास फोटोन आके हिट करता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से रेडिएशंस पैदा होती है। कॉम्पटन्स इफेक्ट हमारा एक अलग चीज़ होती है, उसमें हमारे पास वेवलेंथ में चेंज आ जाता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हमारे पास एक आता है 15वां MCQ। 15वां MCQ क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ, फोर्स हमारे पास क्या कह रहा है, एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन B एंड V इज ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा, F इज इक्वल टू किसके बराबर पढ़ा था आपने, QVB। QVB साइन थीटा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा पढ़ा। F बराबर होता है QVB साइन थीटा के, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास QVB साइन थीटा, ठीक है। QVB साइन थीटा जब हमारे पास होता है तो आपके पास ये एंगल किस किस के दरमियान दिया जा रहा है, इन्होंने क्लियर बताया कि वेलोसिटी और B के दरमियान। तो साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम कब होती है, साइन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे। तो हमारा राइट ऑप्शन साइन 90 होता है 1। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जब साइन की होगी तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, तो 90 डिग्री इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास आता है MCQ नंबर 16 कह लेते हैं इसको, हाँ सही है 16। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। अब आपको पता है कि Q किसके बराबर होता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि Q इज़ इक्वल टू CV के बराबर होता है। Q बराबर हो गया CV के, तो Q अगर बराबर हो गया CV के तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कैपेसिटी, C निकालना है। अगर Q भी 1 हो गया और V भी 1 हो गया तो C किसके बराबर हो गया, C बराबर हो गया हमारे पास 1 फैराड के। तो हमारा आंसर हो गया 1 फैराड। 1 फैराड हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया, तो ये हमारा हो गया 1 फैराड, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाने के लिए हमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, शुड भी इंक्रीज। क्या चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी तो निकलने के बाद का है, अगर वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो या काइनेटिक एनर्जी, दोनों एक ही बात हो जाती हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा के आप फोटोन की तादाद बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है विच टेक्स प्लेस, इसके नाम से जाहिर है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारे पास जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस अप टू 10 माइक्रोफैराड, हमारे पास आ गया 19 MCQs। 10 माइक्रोफैराड आर यूजुअली मेड ऑफ ऑल्टरनेट लेयर ऑफ एल्युमिनियम फॉयल एंड वैक्स्ड पेपर। ये बुक में लिखा हुआ हमारे पास फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैपेसिटर्स के टॉपिक में आपका क्लियर लिखा है। एक ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस अप टू 10 माइक्रोफैराड होती है, किस तरह से बनाए जाते हैं, ऑल्टरनेट लेयर ऑफ एल्युमिनियम और वैक्स पेपर्स बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है 20वां MCQ। अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर, एक 1.6 एम्पियर का करंट है हमारे पास, करंट हो गया 1.6 एम्पियर, करंट हो गया 1.6 एम्पियर, और टाइम कितना दिया जा रहा है हमारे पास, टाइम दिया जा रहा है 10 मिनट्स। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकंड। 1.6 एम्पियर और 600 सेकंड हो गया हमारे पास, 600 सेकंड। 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकंड, टाइम हो गया 600 सेकंड। अच्छा, जब Q बराबर है IT होता है, Q बराबर होता है हमारे पास IT, ये हो गया हमारे पास 600 सेकंड, Q बराबर हो गया IT। जब आप इस फार्मूले में पुट करते हैं Q बराबर है IT, तो कैलकुलेटर निकालो, I को मल्टीप्लाई कर दो T से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 960 कूलम्स। Q बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाई T। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ,
द ई एम एफ अपोजेज द चेंज दैट इंड्यूस द ई एम एफ एंड इट इज़ देयर फॉर नॉलेज। एक ऐसी ई एम एफ जो आपके पास पैदा होने के बाद खुद ही उसके अपोजिट काम करती हैं उन चीज़ों के जो उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उस ई एम एफ को हम क्या नाम देते हैं? उस ई एम एफ को हम नाम देते हैं, उस ई एम एफ को हम बैक ई एम एफ का नाम देते हैं, जो कि सेल्फ इंडक्शन में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर कैन नेवर बी यूज्ड एज एम्पलीफायर, तो बनता है ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। स्विच भी बनता है, नॉट स्विचर, स्विच कहते हैं इसको। मॉड्यूलेटर हायर लेवल पे देखते हैं होगा, ठीक है ना, वो हमारा लेवल हाई हो जाता है। लेकिन ये रेक्टिफायर जो होता है ना, डायोड ही होता है। तो ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज रेक्टिफायर। डैश एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी टू एंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग एंड द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वर्क। अच्छा, एक हमारे पास क्लोज सिस्टम जहन में लाइए, क्या चीज़ होती है क्लोज सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास ना आ सकता ना जा सकता, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, इसमें होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास भी जाता है और एनर्जी भी आना जाना कर सकते हैं। तो हमारे पास बोथ ए एंड बी को भी छोड़ें, हम ये देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना एनर्जी आती ना मास ट्रांसफ़र होता, ठीक है। तो हमारे पास पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो क्लोज्ड, बोथ क्लोज्ड एंड ओपन लिखना चाहिए था, क्योंकि यह ए और बी का कोई है नहीं ऑप्शन ना। तो हमारे पास इसका जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है हमारे पास कि बोथ ए एंड बी, तो ठीक है, उनके हिसाब से ये सही है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ हीट इंजन बिकम्स इक्वल, तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है हीट इंजन का? 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ये फार्मूला आपको पता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 क्या चीज़ होती है? T2 हमारे पास एफिशिएंसी टेम्परेचर होता है सिंक का, और T1 हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर किसका होता है? सोर्स का। 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। एफिशिएंसी को परसेंटेज में लिखना चाहें तो 100 बाहर लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम बाहर 100, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया 100, ये आ गया हमारे पास 100। अगर हम इसको किस में लिखना चाहें, परसेंट में लिखना चाहें तो 100। अच्छा, T2 और T1 बराबर हो जाता है 1 माइनस 1, T2 से और T1 कट गया तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 0%। एफिशिएंसी हमारे पास हो गई है 0, अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो ये हमारे पास होगा 10, 26 MCQs होगा, 24। अब 25 पे हम आते हैं। द टेम्परेचर एट विच द गैसेस इफ दे रिमेन इन गैसेज स्टेट्स exert ज़ीरो प्रेशर एंड हैव ज़ीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड। अच्छा, आपके पास हम एक जो थियोरेटिकली बात होती है वो ये होती है कि हमारे पास जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, चार्ल्स लॉ कहता है। जब टेम्परेचर कम करते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी कम होगा। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हमारे पास वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है? वो हमारे पास थियोरेटिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारे पास? एब्सोल्यूट ज़ीरो। हमारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें? एब्सोल्यूट ज़ीरो आंसर हो गया इसमें। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं हम। गैसेज इन अ क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? 300 केल्विन। ये हो गया 300 केल्विन, इसको आपने कर दिया 300 केल्विन, ठीक है। ये 300 केल्विन और इसका प्रेशर अभी किसके बराबर है? इसका प्रेशर हमारे पास बराबर है P के। इसका प्रेशर हो गया P के बराबर, यानी इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन और इनिशियल प्रेशर हमारा P हो गया। व्हाट विल बी द प्रेशर इफ़ द टेम्परेचर इज रेजेस टू 127 डिग्री सेल्सियस? 127 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? 400 केल्विन। 400 केल्विन। T2 हमारे पास कितना हो गया? 400 केल्विन। और T1 हमारे पास कितना हो गया? T1 हमारे पास कितना हो गया? 300। दो टेम्परेचर दे दिए, फार्मूला लगा दें आप, P1 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन T1। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 की जगह आप क्या लेंगे? P1 की जगह आप लेंगे P, P2 की जगह आप क्या लेंगे? P2 ही, क्योंकि ये आपको मालूम करना है। T1 की जगह आप क्या लेंगे? T1 की जगह आप लेंगे 300 केल्विन, और P2 की जगह आप क्या लेंगे? 400 केल्विन। 400 को जब आप उधर लेके जाएंगे, P1 की जगह रखेंगे P, तो ये हो जाएगा 400P डिवाइडेड बाई 300। 2 0 से 2 0 काटे, 4P अपॉन 3। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 4P अपॉन 3, ठीक है जी। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती ये कर रहे हैं, इसको केल्विन में नहीं ला रहे हैं।
द एवरेज एनर्जी रिलीजेस पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बुक में दिया हुआ है फ्यूजन रिएक्शन में। अच्छा जी, ये हमारे पास होगा 27-28 पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से ब्रेक जो कराती है वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है जो तमाम हमारे पार्टिकल्स को जोड़ के रखती है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो इतनी ही एनर्जी हमारे पास चाहिए होती है उसको ब्रेक करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी। द सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, ये चैप्टर नंबर 19 के एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारे पास सन में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हमारे पास। अच्छा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं होता, चेन रिएक्शन फ्यूजन में होता है। ऑल ऑफ देम भी नहीं हो सकते, या तो फ्यूजन होगा या फ्यूजन होगा, तो सो फ्यूजन इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, आ गया 30 एमसीक्यूज़ की तरफ। अब हमारे सिर्फ 12 एमसीक्यूज़ रह गए, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट इज, क्या कहते हैं? एनर्जी बराबर होती है -13.6। एनर्जी किसके बराबर होती है? -13.6 एन स्क्वायर, यानी एनर्जी का फार्मूला किसके बराबर होता है? -13.6 एन स्क्वायर। तो एनर्जी का रिलेशन क्या हो रहा है एन स्क्वायर के साथ? इन्वर्स या डायरेक्ट? एन स्क्वायर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन तो नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है? एन स्क्वायर है। 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर का फार्मूला देखते हुए आपने बता दिया कि एनर्जी किसके बराबर होगा। इसका सबसे आखिरी ऑप्शन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम आते हैं, क्या कहते हैं? एक्स रेज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये रेडियो वेव से शुरू होता है और जाके ख़त्म होता है हमारे पास गैमा रेस के ऊपर। तो गैमा से पहले आती हैं हमारी कौन सी रेज आती हैं? गैमा से पहले हमारे पास आती हैं, आप बताइए कि हमारे पास एक्स रेज आती हैं गैमा से पहले, और एक्स रेज से पहले जो आती हैं वो अल्ट्रावायलेट होती हैं। देखें, इसका राइट ऑप्शन आप ये भी कह सकते हैं भाई विजिबल भी उससे छोटी होती हैं, इंफ्रारेड भी छोटी होती हैं, अल्ट्रा, लेकिन उससे जस्ट जो पहले आती है वो अल्ट्रावायलेट आती हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट। ऑफ अ बैटरी इज ऑब्जर्व टू फॉल, ठीक है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी को ऑब्जर्व टू फॉल व्हेन द बैटरी सप्लाई द करंट टू एन इंटरनल रेजिस्टर। इंटरनल रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कर रहा होता है। व्हाट क्वांटिटीज़ आर नीडेड, हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ चाहिए, इसके आगे लिखेंगे व्हाट क्वांटिटीज़ आर नीडेड। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है IR के, तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ इसके अंदर चाहिए होती हैं, करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमें करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए इसके अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 33 की तरफ। 9 MCQs रहेगा। स्फेरिकल शेप चार्ज रबर बैलून, देखिए स्फेरिकल शेप का चार्ज बैलून है जिसके चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसके ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने चार्ज स्फीयर वाला एक सवाल किया था, एक डेरिवेशन की थी गॉसेस लॉ में, उसमें कहते हैं इनसाइड चार्ज नहीं होते, जब चार्ज नहीं होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड कैरिंग, एक्सिस ऑफ सोलेनाइड हमारे पास जो B के साथ पैरेलल होता है, जब V और Q आपस में पैरेलल हो जाए तो आपके पास फोर्स किसके बराबर हो जाती है? B और V आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है B की डायरेक्शन में। तो जब V और B पैरेलल है यानी कि एंगल ज़ीरो है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। जब आपके पास एंगल ज़ीरो है, साइन ज़ीरो है, तो आपके पास कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, नो फोर्स इज नीड एक्ट्स। अब आते हैं हम ये कहते हैं एक टीवी स्क्रीन है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। टीवी जब हम उसके पास मैग्नेट उसके करीब लाते हैं, क्यों लाते हैं भाई? डिस्टॉर्ट करवाते हैं उसको, तो नहीं करते वैसे हम लोग, कोशिश के ना करें क्योंकि ख़राब हो जाती है पिक्चर ट्यूब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है उन पर फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड, नहीं ये बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेंगे। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप, नहीं स्टॉप भी नहीं होती, तो डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड विल डिस्ट्रॉय द ओपनिंग कोटिंग ऑफ द स्क्रीन, नहीं ये भी नहीं है, ये खामखा का ऑप्शन दिया है। अच्छा, द पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ये हमारा
36 है। द पाथ ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पाथ होता है वो डायरेक्शन ऑफ चार्ज और पाथ ऑफ चार्ज तो एक ही बात हो गई ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये आपके पास चैप्टर 13 के दूसरे पेज पे दिया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, 0.01 मीटर पर सेकेंड। द चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज विद अ सर्टेन वेलोसिटी एक्सपीरियंसेस। परपेंडिकुलर का मतलब F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। ये MCQ दोबारा घुमाया है इन्होंने, सवाल को बदल के पूछा है। पहले पूछा था मैक्सिमम कब होता है और अब 90 एंगल दी मालूम करना था, अब एंगल दे दिया है। फोर्स पूछना है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, क्यू वी बी साइन 90। बॉयज़ लॉ इज द एप्लीकेशन। बॉयज़ लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इस इज द एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी। 40वां MCQ। हाइड्रोजन एटम इन एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड अ प्रोटॉन, या प्रोटॉन के अराउंड घूमेगा, न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा इनडेफिनेटली इफ इट्स पाथ इज, इसका पाथ सर्कुलर होता है। अ परफेक्ट सर्किल ऑफ एनी रेडियस, परफेक्ट सर्किल नहीं हो सकता, एनी रेडियस का नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपके पास सर्किल ऑफ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग रेडियस नहीं, डिक्रीज नहीं होता आपके पास, ये क्लासिकल फिजिक्स से थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। अ सर्किल ऑफ एन अलाउड रेडियस, एक अलाउड रेडियस होता है जिसके अंदर वो मूव कर रहा होता है। गीगर मुलर काउंटर कंटेंस आर्गन एंड अल्कोहल, क्लियर लिखा हुआ आर्गन और अल्कोहल होती है, अल्कोहल नहीं होती, आइंस नहीं होते। अल्कोहल होती है तो आर्गन के साथ मिलाते हैं, सुपर कूल वाटर नहीं, सुपर कूल नहीं होते। रियल गैसेस ओबे जनरल गैस। रियल गैसेस आइडियल गैसेस कब बनती हैं, जब बनती हैं तो वो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं। रियल गैस आइडियल गैस कब बनती है, जब उसको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखा जाए। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो गया, ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब ये आपके पास 42 MCQs हमने डिस्कस कर ली। अगले सेशन में हम चैप्टर नंबर इसी का सेक्शन B और C डिस्कस करेंगे और जो भी पेपर हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो पेज है फेसबुक पर भी सर नासिर इलियास के नाम से, उसको भी देखते रहिएगा। MCQs वगैरह मैं आपके अब चैप्टर वाइज अपलोड करना शुरू करूँगा क्योंकि इम्तहानात बहुत जल्दी हैं, ज़्यादा दूर नहीं है और इस दफ़ा MCQs 42 आएंगे। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए इतना ही करें, MCQs ये देखें, फिर चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी MCQs की तैयारी हो जाएगी।